बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। सो हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही है आपकी प्रिपरेशन। एंड एज यूजुअल आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज। ओके, इफ यू गाइज डोंट नो मी देन यस, आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर and my name is Kirti Sharma. Okay, in the previous session we discussed about laws of chemical combinations. That was the first part of chapter number 1 of class 11, that is some basic concepts of chemistry. Okay, and now we are going to cover the next important section, that is atomic masses, molecular masses and equivalent masses. This session is going to be a bit shorter and a bit easier as well, so but of course and a lot of fun. All right, so yes, let's begin with atomic mass. Atomic mass, as the name itself suggests, it means the mass of one atom is simply called as an atomic mass, right? It is as simple as that. एक एटम का मास को आपने क्या बोल दिया यार? You called it as atomic mass. That's it. But देयर इज़ अ ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है? एक एटम का मास इतना कम होता है कि आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर ही नहीं कर सकते हो, बट हम लोग रिलेटिव उसका मास बता सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव मास? कि अगर ये कोई एटम है, मैं इसका एग्जैक्टली मास मेजर नहीं कर सकती हूँ, बट व्हाट आई कैन टेल इज़ कि ये एक मेरा रेफरेंस है, ये इससे हल्का है या ये इससे भारी है। दैट्स व्हाट आई कैन टेल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिलेटिव मास। ओके, एंड वी ऑलवेज डील विद द रिलेटिव एटॉमिक masses or relative molecular masses. Okay, we cannot like you can say that we cannot obtain the absolute value. Okay, और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है और प्लस हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द सीन। अब यार यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या आता है कि जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला एटम है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे बाकी एटम्स के बारे में, वो हम लोगों ने डिसाइड किया है कार्बन 12, विच इज़ दैट एटम, इट इज़ कार्बन 12। यू कैन सी हियर atom of carbon 12 isotope taken as 12. What is this 12? 12 AMU, right? It is 12 AMU. कि आपने बोल दिया कि अगर आपने एक एटम लिया है कार्बन 12 का, ओके, जिसका 12 एटॉमिक मास है, अगर आपने वो एटम लिया है तो उसका आपने मास दे दिया एग्जैक्टली 12 AMU. AMU is atomic mass unit, which is now has been replaced by U, which is basically unified mass. Okay, so yeah, इसको हमने यार बोल दिया कि कार्बन 12 के एक एटम का मास है कितना? 12 AMU. तो यहाँ से मैं 1 AMU कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? यहाँ से हाउ कैन वी डिफाइन 1 AMU? यहाँ पे दिखते हैं। So you can say that 1 AMU can be described as 1 by 12 multiplied by mass of one atom of carbon 12, right? Mass of one atom of carbon 12. ठीक है, this is taken as the reference. Now this is our reference, जो आपने 1 AMU जिसको बना दिया। ठीक है, आप सपोज करो अगर आपको किसी का भी एटॉमिक मास मेजर करना है तो आप कैसे करोगे? यू विल से कि उसका एवरेज मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय 1 by 12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, बिकॉज दिस इज व्हाट वी टेक एज रेफरेंस। ओके, दिस इज आवर रेफरेंस। हम इसके हिसाब से बताएंगे बाकी एटम्स का मास। अब देखो, ये तो है 1 AMU, राइट? ये तो आ गया 1 AMU ओवर कुछ भी, ये x है, सो x ओवर 1 इज सिंपली x। ठीक है, सो इट वर्क्स आउट दिस वे कि आपने कुछ एवरेज मास ऑफ एन एटम निकाला डिवाइडेड बाय 1 by 12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, विच इज़ आर रेफरेंस। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि 1 AMU की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स निकल के आती है यार
1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Remember this is the value of 1 AMU. 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Remember this, alright? आगे चलते हैं यार. Average atomic mass. Now what is average atomic mass? एटॉमिक मास का ही अगला पार्ट है. व्हाट इज लाइक एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे निकालते हो? जो यहाँ पे हमने देखा ना, एवरेज मास ऑफ एन एटम, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास, राइट? उसको कैसे निकालना है? सो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि यार जैसे जो क्लोरीन है वो 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, राइट? एक में जिसका मास उसका 35 AMU होता है एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज 37 AMU, राइट? So this is like the formula, all right? A1x1 plus A2x2 up to A3x3, A4x4 up to so on, AN xn जितने में भी वो एग्जिस्ट करता है over 100. अब ये A और X क्या है यार? So this A1, A2, A3, A4 up to AN, ये जो भी है, these are the atomic mass of the isotopes, right? सपोज अगर आप क्लोरीन के लिए लेते हो देन दीज masses आर से 35 एंड 37, राइट? एज इजी एज दैट. नाउ x1, x2, x3, x4 ये सब क्या होते हैं? दीज आर द परसेंटेज एबंडेंस, राइट? कि वो कितना परसेंट, जो सपोज जो क्लोरीन है जिसका 35 एटॉमिक मास है, वो कितना परसेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है. If I tell you that it exists 80%, suppose, okay? Suppose if I tell you that it exists as 80%, और जो क्लोरीन 37 है, say of course 20%, it exists 20%, correct? So this is what we call as this x1, x2, x3 up to x4, right? कि जो A1 है वो x1 उसकी abundance है, जो मास A2 है उसकी abundance कुछ x2 है. Alright, it works in this manner. Alright, I believe इसमें कोई डाउट नहीं है. और I believe मेरी लाइट चली गई है, बट कोई बात नहीं, we can carry on this way, no issues. So this is how you know calculate the average atomic mass. Now let's understand this problem with the help of a simple question. जो जैसे अभी हमने क्लोरीन के बारे में बात करी, सिमिलरली उसी तरीके से, ठीक है? So naturally occurring chlorine is 75% Cl35 and 25% Cl37. This is the data which is given to us. तो हमसे पूछा गया है कि यार what is the average atomic mass of chlorine? तो what is the like way, जो easiest way जो अभी आपको बताया, that is कि यार आप चुपचाप से ना वो फॉर्मूला लगा दो जो अभी आपको बताया था, ठीक है? चलो लगा के देख लेते हैं उसको, ठीक है? इट वॉज A1x1 प्लस A2x2 बाय 100, राइट? दिस हैज़ टू बी द फॉर्मूला. नाउ जो 35 जिसका मास है, इट इज़ एग्जिस्टिंग एज 75%, करेक्ट? प्लस जिसका मास 37 है वो एग्जिस्ट करता है 25%, राइट? 37 इंटू 25 ओवर 100, राइट? जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 35.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? 35.5 AMU. So this is like, you can say this is a method number 1 of solving such kind of questions, okay? Now let me tell you a simpler method. I would say a simplest method. What is that? What is the simplest method of doing such kind of questions? Method 2. It is by using common sense. What is that formula? What is that trick? It is by using common sense. Oh my god. And you will see कि आगे ना हमारे पास और भी questions हैं. We do have a lot of 2 questions regarding to this particular concept which has been asked a lot of times in your NEET, okay? So yeah, by common sense, let's add a smiley over here, alright? So what is that? Let me tell you.
यहाँ पे यार अगर आप क्लोरीन की बात करो, ठीक है, से दिस इज द स्केल, ऑलराइट, सी दिस इज द स्केल, एक एग्जिस्ट करता है एज 35, ठीक है, और एक जो क्लोरीन है वो एग्जिस्ट करता है एज 75, राइट, 35, सॉरी, वन इज 35 एंड अनदर वन इज 37, ओप्स, मैंने यहाँ पे परसेंटेज को स्किप कर दिया, दैट्स 37, राइट। अब 35 जिसका मास है, राइट, it is over 75%, like this, 75%, and it is 25%. तो वो जो फाइनली जो एटॉमिक मास निकल के आएगा, जो एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आएगा, वो किसके क्लोजेस्ट होगा? ऑफ कोर्स जो ज़्यादा जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, वैसे बोल सकते हो, राइट। सो जो ज़्यादा abundance में present है, correct? So it has to be closer to 35. It is as simple as that, right? And you can see over here as well, the average atomic mass here comes out to be 35.5, which is closer to 35 rather than 37. Okay, so it is a very easy method in terms of MCQs, जहाँ पे आप देखते ही predict कर सकते हो कि जो आइसोटोप ज़्यादा एबंडेंस में प्रेजेंट है उसके क्लोज रहेगा एटॉमिक मास, राइट। सो इट इज़ अ वेरी sorry, it's a very important trick that you can use, alright. Let's move ahead towards gram atomic mass. Now what is this? It is gram atomic mass. So like I have a question for you. Have you ever wondered, सबसे पहले चलो समझ लेते हैं what is gram atomic mass, okay. So here it says atomic mass of an element expressed in grams, right. अगर आपने atomic mass को grams में express कर दिया, then it is simply called as gram atomic mass, right, as the name itself suggests. Like another way of explaining you what gram atomic mass is, it is mass of 1 mole of atoms. कि अगर आपके पास any number of atoms है, if you have 6.022 into 10 raised to power 23 number of atoms of an element, जो उसका mass होगा that will be called as gram atomic mass. उसको आप क्या बोलोगे? Oops, my phone is ringing. Okay, let's put it on silent, no worries. Alright, I have put my phone on silent, no worries, okay. Now have you ever wondered कि suppose if I talk about oxygen, ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसका एटॉमिक मास अगर आप AMU में बात करो, नॉर्मल एटॉमिक मास, इट इज़ टेकन एज 16 AMU, right? Sirf oxygen, O. I'm not talking about O2. I'm here only talking about O, alright? So it is taken as 16 AMU, right? अगर आप उसको ग्राम्स में लेते हो, आप उसको डायरेक्टली 16 ग्राम्स ले लेते हो. How? This is a question which a lot of students don't know. कि 16 AMU और 16 ग्राम्स आपने डायरेक्टली कैसे ऐसे क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? What is the relationship? How it comes? So let me tell you how it comes, okay? So if we talk about, say, ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं. For O, right? अगर आप ऑक्सीजन की ही बात करते हो, so what do you know? It is 16 AMU, right? It is 16 AMU, correct? Now what do you know? कि अगर आप ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हो, देन यू हैव टू टेल कि यार एनी नंबर ऑफ एटम्स का कितना मास होगा. ये तो एक एटम का है, करेक्ट? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एनी, राइट? दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23, correct? So yes, 16 multiplied by, now यहाँ पे लिख देते हैं 6.022 into 10 raised to power 23, correct? Now मैंने भी जगह खाली क्यों छोड़ी है? This is for AMU, right?
यू एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स, तो आपको AMU को ग्राम्स में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में सीखा था that 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams, right? तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, करेक्ट? That is 1.66 into 10 raised to power minus 24. और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे it will nearly come about 16 grams. ऐसे आप 16 AMU से डायरेक्टली वो 16 ग्राम्स बनता है इन दिस मैनर, ओके? सो दीज आर द लाइक फंडामेंटल्स विच यू मस्ट नो, ओके, जो आपको पता ही होने चाहिए। आगे चलते हैं यार, मॉलिक्यूलर मास के बारे में डील करते हैं। बहुत ईजी है, पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है, ठीक है? अगेन ये भी आप पहले AMU में करोगे, AMU से ग्राम्स का कन्वर्जन आपको सिखा दिया है कि वो AMU टू ग्राम्स वो एज इट इज़ रहता है बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन, ओके? सो अगर आपको H2O का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, दो हाइड्रोजन का 2 AMU, राइट? सो इट विल बी 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है 16, ओके? सो इट कम्स आउट टू बी 18 AMU, राइट? इट कम्स आउट टू बी 18 AMU। AMU से ग्राम्स का कन्वर्जन, तो आप उसको क्या बोलोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके? एज ईजी एज दैट। एसिटिक एसिड CH3COOH, आप इसको क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ कार्बन C2O2H4, राइट? ईजीएस्ट वे में इसको ऐसे कंडेंस करके लिख दिया। सो कार्बन, एक कार्बन का होता है 12 AMU, दो का हो जाएगा 24 प्लस O2 दैट इज 32 प्लस 4, राइट? इसको ऐड करके गेट आएगी 60 AMU, करेक्ट? सो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट मास। सो इक्विवेलेंट मास में अक्सर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, राइट? So equivalent mass is simply the mass of an element which reacts, right, or which displaces one and the same thing. It is called as equivalent mass. आप उसको क्या बोलते हो? It is simply called as equivalent mass. So equivalent mass निकालने का सबसे easy तरीका क्या होता है? It is simply atomic mass या molecular mass. अब depend करता है ना आपको equivalent mass अगर atom का निकालना है तो आप यहाँ पे एटॉमिक मास लोगे, अगर आपको इक्विवेलेंट मास किसी मॉलिक्यूल का निकालना है तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लोगे, ठीक है? डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये कुछ नया मामला है। नाउ व्हाट इज दिस n फैक्टर, ओके? सो इट इज़ डिफरेंट फॉर, अगर आप किसी एलिमेंट के लिए बात करो तो n फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है। अगर आप किसी एलिमेंट की बात करो देन वैलेंसी इज टर्म्ड एज इट्स n फैक्टर, ओके? अगर मैं सोडियम की बात करूं तो उसकी वैलेंसी है 1, तो उसके लिए n फैक्टर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं उसकी भी वैलेंसी कितनी? उसकी वैलेंसी 2 है, तो उसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की वैलेंसी है 1, सो अगेन इट इज़ द n फैक्टर ऑफ क्लोरीन। एज सिंपल एज दैट। बहुत ईजी चल रही है स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड के लिए, एक एसिड के लिए n फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, और द नंबर ऑफ H प्लस आयन्स बेसिकली जो वो डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एसिड्स को देखो, सो फॉर HCl, H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? सो हियर the n factor for an acid HCl is 1. H2SO4 sulfuric acid 2H पॉजिटिव प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट? 2H पॉजिटिव प्रेजेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे द n फैक्टर इज 2। H3PO4 के लिए, यहाँ पे इसके लिए 3H पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे, तो 3, करेक्ट? सो एक एसिड के लिए उसकी जो बेसिसिटी है इट इज़ कॉल्ड एज इट्स n फैक्टर। फॉर अ बेस, इसके लिए जो उस बेस की एसिडिटी है इट इज़ कॉल्ड एज
द n फैक्टर ऑफ अ बेस, मतलब कि कितने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं. NaOH, एक OH नेगेटिव प्रेजेंट है, सो अगेन 1. CaOH होल ट्वाइस का 2 हो जाएगा, NH4OH का 1 हो जाएगा. ठीक है. सॉल्ट के लिए टोटल कितनी कैटायनिक एंटिटीज प्रेजेंट हैं? टोटल कैटायनिक एंटिटीज और टोटल एनायनिक एंटिटीज, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. टोटल कैटायनिक और एनायनिक ऐसे कर लो. और एनायनिक लिखा है, एंड नहीं लिखा. ठीक है. या तो टोटल कैटायनिक एंटिटीज या तो टोटल एनायनिक एंटिटीज. ठीक है. सो फॉर NaCl टोटल कैटायनिक एंटिटीज कितनी है? 1. सिर्फ Na पॉजिटिव, सो इसके लिए 1 हो गया इसका n फैक्टर. KCl के लिए टोटल एनायनिक देख लेते हैं. Cl नेगेटिव सिर्फ एक प्रेजेंट है, सो 1. CaCl2 2 प्रेजेंट है, करेक्ट. Ca2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, करेक्ट. सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द n फैक्टर. और अगर आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, उसके लिए जो भी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज इट्स n फैक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो इक्विवेलेंट मास. लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. ठीक है. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि अगर आपके पास सपोज ये रिएक्शन है, A प्लस B इज गिविंग यू C प्लस D. ओके. सो इसके हिसाब से, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से, अगर ये रिएक्शन हो रहा है, सो इट विल से दैट इक्विवेलेंस ऑफ A. अब आप पूछो कि यार इक्विवेलेंट मास नहीं, जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो ना, उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. ठीक है. जिसको आप कैलकुलेट करते हो गिवन मास, मतलब जो भी आपके पास केमिकल कंपाउंड है वो कितना प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास, दैट इज टर्म्ड एज योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. जैसे कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? गिवन मास बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, जिसकी भी बात होती है, राइट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट. दैट इज टर्म्ड एज नंबर ऑफ मोल्स. सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? अभी पिछले स्लाइड में बता दिया. गिवन मास जो भी आपको गिवन होगा, कि सपोज यू हैव 18 grams ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, दैट्स हाउ. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये क्या कहता है? दैट इक्विवेलेंस ऑफ A will be equal to equivalence of B will be equal to equivalence of C will be equal to equivalence of D. सबके बराबर इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे. अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो इक्विवेलेंट ऑफ A कितना होगा? कितना वेट A का गिवन है डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास. ठीक है. गिवन मास ऑफ A ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ A. ठीक है. given mass of B over equivalent mass of B, given mass of C over equivalent mass of C, given mass of D over equivalent mass of D. That's how you can calculate the number of equivalents. अब आप इसको एक और टर्म में भी लिख सकते हो यार, ये भी इम्पॉर्टेंट है. गिवन मास को अगर आप एज इट इज रहने दो, गिवन मास को एज इट इज रहने देते हैं. इक्विवेलेंट मास मैंने आपको बताया, हाउ कैन यू राइट? यू कैन राइट इट एज मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट है. तो देखो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स. मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिख सकती हूँ ना. नाउ अगेन दिस गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स. तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऐसे भी निकाल सकते हो. दैट इज गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास
ओप्सी, हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास तो हटा ही दिया, राइट? जस्ट अ मोमेंट, हम लोगों ने क्या किया है, इक्विवेलेंट मास इज, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने लिखा था इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक वेट ओवर n फैक्टर, राइट? कुछ छोटी सी गड़बड़ करी हमने, दैट इज इक्विवेलेंट मास हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ओवर n फैक्टर, राइट? सो यहाँ पे ये n फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, करेक्ट? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स multiplied by n factor is also equal to the number of equivalents, ठीक है ना? फाइनली यार लाइट आ गई, इट वॉज वेरी हॉट इन हियर. सो आई बिलीव इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. ऑलराइट, क्वेश्चंस देख लेते हैं यार जो पहले आए हैं, एंड मैं इनको फॉर्मूला से नहीं कराने वाली हूँ. यू आर द वन हु विल बी अटेम्प्टिंग दीज यूजिंग फॉर्मूला, okay, although I'll help you out. So the question says that an element X has the following isotopic composition. X जिसका atomic mass 200 है, वो 90% है, जिसका 199 है वो 8% है, जिसका 202 है वो 2% है, ठीक है? So the weighted average atomic mass of the naturally occurring element X is closest to. तो देखो यार 90% जो है वो ये वाला आइसोटोप प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा वो किसके क्लोज होगा? 200 के. 201 नो, 202 नो, 199 नो, 202 सिंपल. और अगर आपको फॉर्मूला से ही करना है तो यार सिंपली 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8, 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, 202 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 100. कैलकुलेट करना आपका काम. मैंने तो बिना कैलकुलेशन के ही बता दिया दैट इट हैज़ टू बी क्लोजेस्ट टू 200. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, 1990 में पूछा गया है नीट में. बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, बोरॉन 10 19%, boron 11 81%. Calculate average atomic weight of boron in the periodic table. अभी देखो जो बोरॉन 11 है वो ज़्यादा एबंडेंस है उसकी, राइट? इट इज़ प्रेजेंट 81%. तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ ऐसे करके, सो यहाँ पे बोरॉन 10 है, ठीक है, ये बोरॉन 11 है, ठीक है. ये जो बोरॉन 11 है वो 81% बोरॉन 11 है, 81%. इसका है 11 और इसका है 10, राइट? और ये प्रेजेंट है ऑफ कोर्स 19%, करेक्ट है? सो इट हैज़ टू बी क्लोज टू 11, करेक्ट है? अभी देखो 10.8, 10.2, 11, 11.2, 11 से आगे तो जा ही नहीं सकता ना कभी भी, ठीक है? 10 नहीं, 10 से तो ज़्यादा ही रहेगा यार, ठीक है? 10.2 नहीं, 10 के क्लोज नहीं रहेगा, 11 के क्लोज रहेगा. सो इट विल बी 10.8. ईजी, ठीक है? इट हैज़ टू बी क्लोज टू 11, दैट इज़ 10.8. अगेन अगर आपको डाउट है तो यार उससे निकाल लो. 19 इंटू 10 प्लस 19 into 10 plus 81 into 11 divided by 100. Calculate it and you will get your answer. So here we are done with the today's session, जिसमें हमने देखा about atomic masses, molecular masses and equivalent masses, और कुछ previous year NEET के questions from MTG book. Okay, you can also refer to it. आज के लिए इतना ही. Our section number 2 is done. इससे जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वुड बी मोल कॉन्सेप्ट, ओके? और उसके आगे स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट
that is it for the day. I'll see you in the next session. Till then, bye bye.